Good morning to all. Can you hear my voice? Hello? Yes, yes. Yeah, okay. Yes, So, doctor. yeah, thank you. First of all, I will thank Dr. Bharat Ramani sir for inviting me to deliver the lecture. And what the thought expressed by Dr. Paresh Kotak are very much true, that students need to take active interest in the project, and project groups should be small, and it is a platform to learn. Okay, so I will just describe, explain the technique called as project-based learning, which is an active technique for learning. Okay, so I will request to share the PPT. So I will just give my introduction. My name is Dr. Sachin Borse. Presently, I am professor and coordinator international relation at Imperial College of Engineering, Pune, Maharashtra. Earlier, I was associated with government university in the Saudi Arabia. Then I was visiting faculty to College of Military Engineering. I was teaching to the military officers. Then I was also associated with the KSB pumps in the research of the pumps. Uh, Now, when I was in Saudi, I used this project-based learning for creating the interest in the student and enhance their learning. Okay, so I will uh, I will tell here that project-based learning is a technique. It is a new technique which is actively used by many European universities to enhance the learning. So just we'll start now. We'll move to the first slide. Okay. Doctor. Yeah. I will talk in between in Yes, Hindi. yes, yes, yes. Because we have many diploma Yeah, students, so mix up English as well as Hindi. That would be yeah, better. yeah. So Thank you. मैं अभी ये प्रयास करूंगा. I understand Gujarati, but I cannot speak fluently. Okay. So मैं अब बताऊंगा कि कन्वेंशनल जो टीचिंग रहता है, दैट इज उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है हम देखेंगे. ओके. तो ये एक टेक्निक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक टेक्निक है जो बहुत सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज अभी फॉलो कर रहे हैं. ओके. आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है फाइनल ईयर में, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. लेकिन वो कब बना है? वो एंड ऑफ द योर डिग्री. लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? ये हमें थ्रू आउट फॉलो करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं थ्रू आउट द लर्निंग. ओके. दोनों के आउटपुट सेम ही है. ओके. तो हम देखेंगे कन्वेंशनल जो लर्निंग रहता है उसमें क्या रहता है, इट इज अ टीचर सेंट्रिक. टीचर जो पढ़ाता है हम सुनते हैं. ओके. तो इन कन्वेंशनल टीचिंग व्हाट हैपेंस, इट इज अ टीचर सेंट्रिक. टीचर जो बताएगा वही करना है हमें. ओके. वो स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं रहता. स्टूडेंट के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता. टीचर जो देता है दैट इज अवर लर्निंग. ओके. और वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है. उसके कुछ फायदे हैं, कुछ तोटे हैं, कुछ नुकसान भी है उसमें. शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट. तो ये कब यूजफुल है कि जब इंफॉर्मेशन जो टीचर देने वाला है उसके पास ही वो इजीली अवेलेबल नहीं, तो वो बहुत ही अच्छा मेथड है, कन्वेंशनल जो टीचिंग लर्निंग मेथड है. दूसरा जो आता है इसमें प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन क्विक मैनर में, अगर किसी को प्रेजेंट करना है तो बता सकता है आपको. ओके. जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स. अगर मुझे क्विकली बच्चों को बताना है फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है तो मैं बता सकता हूँ, जो दूसरे मेथड में अवेलेबल नहीं है. ओके. एंड जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द इंफॉर्मेशन. इसमें हम इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं. ये मेथड किसके लिए अच्छी है? कि जो सुन के सीखते हैं. जो कन्वेंशनल मेथड है कि जिसमें एक टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और बच्चों को बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेंशनल मेथड है. किसके लिए अच्छा है? कि जो बच्चे सुन के सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
तो इसमें कुछ ड्रॉबैक है। जो कन्वेंशनल टीचिंग है ना, कि टीचर आएगा पढ़ाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे सो रहे हैं, उनको बोर बोर हो रहा है। क्यों बोर आ रहा है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। ओके, क्योंकि क्या होता है कि सभी बच्चे सिर्फ सुन के नहीं पढ़ सकते। उनको क्या है, कब पढ़ते हो, करने के बाद ही, जो चीज अगर करके देखेंगे देन उनको समझ में आता है। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि कन्वेंशनल टीचिंग में क्या रहता है कि उसका जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट का मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए बहुत टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना चाहिए, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। अदरवाइज वो स्टूडेंट को बहुत बोर होता है और कंटिन्यूसली उनको बैठ के सुनना होता है, तो वो क्या रहता है, पैसिव लर्नर रहते हो। इसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जैसा कुछ होता है नहीं। जो टीचर पढ़ाएगा उसको सिर्फ हाँ बोलना है, समझ में आया तो हाँ बोलना है। ओके, सो उसमें वो बच्चा ज्यादा सोचता नहीं कि जो टीचर ने दिया है वो सुन लिया, बहुत हो गया। ओके, तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि सभी बच्चे ही सुन के सीख सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। कि बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, लेकिन वो सुन के उनको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम देखेंगे कि टीचर सेंट्रिक अभी जो नए नए जो मेथड्स आ रहे हैं टीचिंग के, आपने आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे यूएस में या यूरोप में, तो वो स्टूडेंट सेंट्रिक जिसमें अप्रोच यूज होता है कि स्टूडेंट को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं और उसके बेसिस पे वो उसको टीचिंग लर्निंग जो होता है। लेकिन हमारा जो ओल्ड मेथड है वो क्या है, टीचर सेंट्रिक है। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच रहता है, जो कंटेंट रहता है, सिलेबस रहता है। ओके, सिलेबस मेंशन किया जाता है एंड सभी बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, ध्यान में रखो। ओके, टीचर सेंट्रिक में क्या रहता है, सभी स्टूडेंट, जैसे कि आपका सिलेबस है, सब बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि learners study the topic based on curriculum and standard but not allowed the numerous choices in the topic of the studies. Okay, तो उसमें उसको चॉइस मिलता है। ओके, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में उसको चॉइस मिलता है कि जो उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वो सब्जेक्ट वो पढ़ता है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या है कि जो सिलेबस ने जो बोला है वही पढ़ना है उसको। लेकिन अगर इधर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या रहता है कि उसको इनफाइनाइट एक्सेस रहता है कि जो कुछ उसके प्रोजेक्ट के लिए लगेगा वो सब उसको पढ़ना है। सपोज कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, ओके, और उसको कुछ डिवाइस बनाना है मेडिकल रिलेटेड, तो उसको मेडिकल का भी इंफॉर्मेशन पढ़ना है कि जो उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए लिमिटेशन में कि आपको वही पढ़ना है। और अगर इसमें देखेंगे टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या है, टॉपिक्स ऑफ स्टडी आर टिपिकली आइसोलेटेड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। जो टॉपिक हमें पढ़ाते हैं उसका कुछ रिलेशन नहीं रहता। कि जैसे सिलेबस में बताया, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड स्टैटिक पढ़ाएंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाएंगे, उसका कुछ डायरेक्टली लिंकिंग ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट में जो पढ़ते हैं हम, उसका क्या होता है, लिंकिंग रहता है। जैसे कि आप मेडिकल रिलेटेड फील्ड है तो आपको मेडिकल रिलेटेड भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आपको डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कन्वेंशनल लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, एक चीज उसको पढ़ाई जाती है, वो उसको याद रखता है, बाद में पेपर में लिख के आता है और वो बाद में भूल जाता है। ओके, इससे सोसाइटी को कुछ फायदा नहीं। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि वो खुद इन्वॉल्व होता है, खुद समझने की कोशिश करता है, खुद एनालिसिस करता है कि सोसाइटी को क्या उससे बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं कि जो सोसाइटी को कुछ उससे फायदा हो। सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं बनाना है, सोसाइटी को उससे फायदा होना चाहिए। तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि लर्नर्स वर्क टू फाइंड द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको ढूंढता है। लेकिन जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या रहता है, वो देखता कि जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या रहता है, किसी भी चीज का एक आंसर नहीं रहता है, देयर में बी मेनी आंसर्स। ओके, तो
जो जो रियल फीलिंग, रियल वर्ल्ड में क्या रहता है कि मैं कोई भी चीज करूंगा तो उसके 4-5 वेज रहेंगे करने के। ओके, तो मुझे वो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि मुझे कौन से वे से वो करना है। तो ये सिचुएशन वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्रिएट किया जाता है, एंड दैट इज मोर रियलिस्टिक। जो कन्वेंशनल टीचिंग में क्या करना है, हमें टीचर पढ़ाएगा उसको याद रखना, पेपर में लिख के आना, उसमें ऐसा कुछ थिंकिंग वगैरह कुछ नहीं, और उसमें डिसीजन कैसा लेना ये भी सिखाया नहीं जाता है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में वो होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो टीचर सेंटर के अप्रोच में क्या होता है कि टीचर ही चूज करता है कि स्टूडेंट ने क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए, क्या क्या उसने सबमिट करना चाहिए, क्या क्या असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट सेंटर के अप्रोच में क्या होता है कि लर्नर सिलेक्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ टीचर प्रोवाइडेड एक्टिविटी, उसमें से एक्टिविटी वो चूज करता है। प्रोजेक्ट भी जो रहेगा वो ही विल ट्राई टू सिलेक्ट और चूज फ्रॉम हिमसेल्फ। ओके, और उसमें चैलेंजेस भी वो ढूंढेगा कि उसमें क्या कर सकता है, वो क्या प्रोवाइड कर सकता है सोल्यूशन सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, टीचर सेंटर के अप्रोच में क्या रहता है, टीचर इज इंफॉर्मेशन गिवर। तो क्या करता है टीचर कन्वेंशनल अप्रोच में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। उससे टीचर सेंटर के अप्रोच का भी एक फायदा क्या है कि आप क्विकली लर्न हो सकते हैं, क्योंकि सब वो बता देगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जो स्टूडेंट सेंटर के अप्रोच में क्या रहता है कि टीचर टीचर नहीं रहता, ही इज अ फैसिलिटेटर। वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप बोलेंगे मुझे ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं कहाँ पढ़ूँ, तो टीचर बताएगा आपको ये चैप्टर में पढ़ो, ये लिंक लो। ओके, वो एक सिर्फ फैसिलिटी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट। तो कन्वेंशनल में टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि लर्निंग कहाँ से चालू होता है कि जहाँ से लर्नर को वो कुछ चीज पता नहीं रहती है, वहां से वो चालू होता है। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि वो वहां से चालू करता है जहां से उसको पता रहता है। ओके, तो टीचर सेंट्रिक इंस्ट्रक्टिव में वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच से क्या है, खुद को करना है, उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। गलती से आई नॉट करेक्टेड। So, in the teacher-centric approach, learners complete short, isolated activities and lessons around a specific content and space of the scale. तो कैसा रहता है कन्वेंशनल टीचिंग में, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जिसमें लेसन रहेंगे, हर एक चैप्टर में कुछ कंटेंट रहेगा वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में देखा जाएगा तो लर्नर वर्क ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट कनेक्टेड टू लॉन्ग टर्म गोल्स। उसने कुछ गोल डिसाइड किए प्रोजेक्ट के, उसके हिसाब से उसको लर्न करना है। ओके, एंड उसमें उसको अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, लाना है। मेरे जैसे एग्जांपल दिया, मैकेनिकल स्टूडेंट को सपोज स्ट्रेचर बनाना है। स्ट्रेचर पता है कि आपको, जो हॉस्पिटल में होता है जिसपे पेशेंट को लिटाया जाता है। अगर स्ट्रेचर बना है तो थोड़ा उसको मेडिकल साइंस के भी बारे में पता होना चाहिए कि उसको सलाइन कैसे लगाया जाता है, उसको उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका बेंडिंग बेड का कैसा होना चाहिए, सब उसको मेडिकल रिलेटेड चीज पढ़ना पड़ेगा। तो ये लर्नर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या उसको पढ़ना है और क्या उसको यूजफुल है। नेक्स्ट, इसमें जो टीचर सेंटर के अप्रोच में क्या है, आपको क्लास में जाना है और बैठना है, और टीचर क्या बोलेगा, कीप साइलेंस। ओके, सो आपको सिर्फ साइलेंटली ऐसा बैठ के सुनना है टीचर क्या पढ़ा रहा है। ओके, लेकिन स्टूडेंट सेंटर के अप्रोच में वैसा नहीं है, वहां पे शोरगुल हो सकता है। ओके, सो एनवायरमेंट इज एक्टिव वर्क प्लेस। वो जैसे एक वर्कशॉप में बैठा है, जिसके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है और दे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द टॉपिक। सो इट इज नॉट अ साइलेंट एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि ये टीचर सेंटर के अप्रोच में होता है। टीचर सेंटर के अप्रोच में क्या है, आपको पढ़ाया गया। जनरली हम पढ़ते कैसे हैं, टीचर ने आज पढ़ाया तो शाम को मैं घर जाके क्या करूंगा, खुद अकेले पढ़ूंगा। ओके, लेकिन स्टूडेंट सेंटर के अप्रोच में ऐसा नहीं, आपको ग्रुप में पढ़ना है। जैसे कि आप जॉब करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे ना, वो तो ग्रुप में करना है आपको जॉब। कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो मीटिंग होगा, डिस्कशन होगा, वैसा ही ये स्टूडेंट सेंटर के अप्रोच में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो टीचर सेंटर के अप्रोच में एग्जाम हम कैसे कंडक्ट करते हैं, आप देख रहे थे फोटो में, देख रहे हैं कि मास्क पहना है, मे बी रिसेंट फोटो रहेगा कोरोना के दौरान का। तो लर्नर क्या करता है, टीचर उसके लिए पेपर बनाता है, क्वेश्चन पेपर, और स्टूडेंट उस क्वेश्चन के आंसर लिखता है। ओके, ये भी चीज वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, ऐसा ग्रुप में नहीं कर रहा। देख, आप देख रहे हैं बच्चे अलग अलग बैठे हैं, खुद पेपर लिख रहे हैं, वो क्या एक दूसरे से डिस्कस करके पेपर नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगर देखेंगे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में क्या है कि वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डिस्कस करने से ध्यान में रखिए कि डिस्कस करने से आप जल्दी सीखते हैं, फास्ट सीखते हैं, आपको उसके ड्रॉबैक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज से जल्दी पता चलते हैं। ओके, तो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर आपको जो कंस्ट्रेंट रहेंगे वो सोशल कंस्ट्रेंट रहेंगे, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट रहेंगे, कॉस्ट कंस्ट्रेंट रहेंगे, सब आप ध्यान में रखेंगे, जो आपको रियल वर्ल्ड जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो बहुत यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर टीचर सेंट्रिक अप्रोच में देखेगा तो लर्निंग किस पे, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, टीचर। जैसे आप भरत रमानी सर, तो आप प्रिंसिपल सर है, तो उनको पता रहेगा कि टीचर का भी हम असेसमेंट करते हैं कि रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि किसका रिजल्ट अच्छा आया। ओके, मीन्स वो अच्छा पढ़ाता है, जिसका रिजल्ट कम आया मीन्स क्या है, वो अच्छा नहीं पढ़ाता। तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए, टीचर। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या रहता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान में रखिए। सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या रहता है, जो लर्नर रहता है, स्टूडेंट रहता है, उसका इंटरेस्ट क्या रहता है, मार्क्स ऑब्टेन करना, सिर्फ ये इंटरेस्ट है, और टीचर को खुश करना। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, तो ये लर्नर्स इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट प्रोमोट्स इज इंटरेस्ट। तो उसको काम करने का मजा इसलिए आता है कि ही लर्न्स इन द रियल एनवायरमेंट, उसमें चैलेंजेस रहते हैं, एंड वो देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है चीज को, उसको इसलिए वो जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुत उसका डेवलप होता है उसमें। ओके, जो कन्वेंशनल में नहीं रहता। इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, दे डू नॉट अटेंड द लेक्चर, और बाद में वो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ के और सिर्फ उनको आंसर शीट में लिखना है, तो इसलिए उसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो वो दो चीजें हैं वहां पे, एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ओके, दोनों चीज सिमिलर है। ओके, वो जो अप्रोचेस है वो किसके लिए है, इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, टू क्रिटिकल थिंकिंग टू एग्जामिन द प्रॉब्लम दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड आंसर। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम, दो चीजें इसमें, एक तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मीन्स आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो आपको उस पर सोचना है। ओके, और उसका आंसर ढूंढना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है, हमें क्या करना है, एक प्लान डेवलप करना है और प्रोडक्ट डेवलप करना है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे कि पानी की जो कमतरता है, जो कमी है रूरल एरिया में, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते तो वो प्रोजेक्ट बन गया। ओके, और वो कैसे पूरी की जाएगी, इसके लिए अगर सोचते तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। तो दोनों जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, एंड उसको हम पेडागॉगिक्स बोलते हैं, मेथड्स फॉर टीचिंग लर्निंग जो रहता है टीचिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडागॉगिक्स। तो ये दोनों न्यू पेडागॉगिक्स है, जो बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अभी वो एक्टिवली अप्लाई करते हैं। मैंने भी जब when I was in Saudi, I applied this project based learning to my one subject called as solar energy. Next slide. तो जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट को अगर सीखना है, सही तरह से सीखना है, तो सिर्फ
क्लास में बैठ के सुन के और पेपर में आंसर शीट में लिख के वो सीख नहीं सकता। तो कैसे सीख सकता है? खुद वो इन्वॉल्व होके, जो पॉसिबल है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। उसमें उसको डीप नॉलेज आता है, उसको एक फीलिंग रहता है कि मैंने ये चीज की है। ओके, जो कॉन्फिडेंस उसमें आएगा, दैट विल नॉट कम फ्रॉम द ओनली क्लासरूम टीचिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्लासरूम टीचिंग होनी नहीं चाहिए, बोथ आर रिक्वायर्ड। सिर्फ क्लासरूम टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लासरूम टीचिंग के साथ थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होना चाहिए। हियर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन दैट हैज मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन। तो मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आप सोचो, ये सब्जेक्ट यूज करके आप कैसे सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहना बहुत जरूरी है। जब आप सोचना चालू करते हैं तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब आप सोचना चालू करते हैं तब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुणे से है हमारा जो सॉफ्टवेयर पार्क है हिंजवड़ी, वहां पे बहुत कंजेशन रहता है, ट्रैफिक का कंजेशन रहता है। अभी नहीं, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज मेनी आर वर्किंग फ्रॉम द होम। लेकिन यूजुअली 4-5 बजे इतना जाम हो जाता है वहां पे, ट्रैफिक जाम। तो ऐसा अगर प्रोजेक्ट हमने स्टूडेंट को दिया, देन ही कैन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या करना है? उसको सॉल्यूशन ढूंढना है और उसको रिलेटेड पर्सन को प्रेजेंट करना है। जैसे कि इसमें आरटीओ ऑफिसर्स है, जैसे कि रिलेटेड जो सिविल डिपार्टमेंट के जो लुक आफ्टर द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है और उसको रिलेटेड अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करता है। भले वो उसका लेवल कम है, स्टूडेंट का लेवल कम है, जो अथॉरिटी है उसका लेवल ज्यादा है, लेकिन जो सोचता है कभी कभी वो ऐसे सॉल्यूशन ढूंढता है कि जो जो अथॉरिटी ने सोचे नहीं है। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये एक्टिव लर्निंग, इसमें वो एक्टिव रहता है, जैसे कि पैसिव नहीं रहता। जो कन्वेंशनल टीचिंग में क्या रहता है? वो पैसिव लर्नर रहता है। सो जो आइडिया जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का आया है, वो एक साइंटिस्ट है जॉन डेवी। इस साइंटिस्ट ने बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चीज करके हम सीखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा देर तक याद रहती है और उसका हमारा कॉन्फिडेंस भी उसमें बढ़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा। मिलिट्री में आपके पास वो गन है, गन में सिर्फ आपको ट्रिगर दबाना है। ओके, सिंपल चीज है ना। लेकिन मिलिट्री वाले प्रैक्टिस क्यों करते हैं इतना? क्योंकि उनका एम एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? उनमें देयर विल बी वेस्टेज ऑफ बुलेट्स एज वेल एज, अगर बुलेट वेस्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एनिमी जिंदा रहेगा तो वो अटैक भी कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो जॉन डेवी क्या बताता है कि जो टीचर है स्कूल में, ओके, वो सिर्फ सर्टेन आइडियाज एंड हैबिट बच्चों में लाने के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो सेंटेंस है ना आप पढ़िए इंग्लिश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया है उसने कि टीचर स्कूल में सिर्फ सर्टेन आइडियाज और सर्टेन हैबिट्स बनाने के लिए नहीं। तो क्या है? तो वो एक सोसाइटी का मेंबर है। टीचर क्या है? एक सोसाइटी का मेंबर है जिसको स्कूल में भेजा गया है। ये ध्यान में रखो कि स्टूडेंट में वैसे हैबिट क्रिएट होगा जैसे सोसाइटी में। ध्यान में रखिए, तो टीचर क्या है? एक मेंबर है कम्युनिटी का जिसको स्कूल में भेजा गया है। उसको क्या करना है कि पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस के बाद कैसा डिसीजन लेना है बच्चों ने, ये सिखाना है उसको। ओके, सिर्फ हैबिट ही नहीं डालना है, उसको सोचने की एक एबिलिटी भी क्रिएट करना है। जैसे मैं एक दिखाता हूँ कि जैसे कि स्मोकिंग का एक पिक्चर देखा। एक स्टूडेंट है, एक स्कूल है, सोचिए एक स्कूल है, वहां पे एक टीचर है। तो एक बच्चा देखता है कि आदमी स्मोक कर रहा है, तो वो टीचर को पूछता है कि स्मोकिंग क्या है। तो टीचर ने कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बेटा, ये स्मोकिंग एक बुरी चीज है। ओके, इससे अपने दूर रहना चाहिए। ओके, हमें उसको रिस्पॉन्स करना है।
स्टूडेंट को कि कैसा सोचना है। ओके, तो टीचर का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, लेकिन बच्चों में सोचने की आदत डालना है, और ऐसा सोचने की आदत डालना है कि जिससे सोसाइटी को उससे फायदा हो। ओके, तो ये जॉन डेवी ने बोला है, ओके, कि पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस आया, कुछ तो भी उसने देखा, तो उसको कैसे रिएक्ट करना है, ये हमें सिखाना है। ऐसा नहीं बताना कि स्टूडेंट तुम भी करो, ऐसा नहीं बताना, हमें क्या बताना है कि ये बुरी चीज है और उससे दूर रहना है और दूसरों को भी दूर रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। और सिमिलरली देयर इज वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज थॉमस मार्कहम। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि इंटीग्रेटिंग नोइंग एंड डूइंग। ओके, हमें कोई चीज पता है और वो करते हैं तो उससे फायदा होता है। स्टूडेंट लर्न नॉलेज एंड एलिमेंट्स ऑफ कोर करिकुलम बट आल्सो अप्लाई what they do don't solve the but also apply what they don't know, solve the authentic problem and produce the result that matters. Okay, so PBL integrates knowing and doing. Student learn knowledge and elements of core curriculum. क्या करते हैं बच्चे? नॉलेज लेते हैं, ओके, उसके एलिमेंट्स, कोर एलिमेंट्स क्या है, और उसके साथ क्या करते हैं? अप्लाई व्हाट दे नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पीबीएल में क्या करना है कि बच्चों को पहले तो नॉलेज भी देना है, बाद में उसको अप्लाई करना है एंड सॉल्व द ऑथेंटिकेट प्रॉब्लम। बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाना है। ये याद रखो, बहुत बार क्या होता है कि हम थियोरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें वो हैबिट क्रिएट नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ओके, तो उसको क्या करना है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ऐसे रिजल्ट बनाना है कि जिससे सोसाइटी को फायदा हो। जैसे बहुत सारी जगह पीने का पानी का प्रॉब्लम है, जैसे कि कोस्टल एरिया, वो गुजरात को भी अवेलेबल है, महाराष्ट्र में भी कोस्टल एरिया अवेलेबल है, वहां पे प्लेंटी सॉल्टी वाटर रहता है, समंदर का पानी रहता है, उसको हम पीने के पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि सोलर एनर्जी यूज करके उसको कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं और वो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट ने सोसाइटी को दिखाएगा, तो सोसाइटी का भी इंटरेस्ट जनरेट होगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा सोसाइटी को, और दे विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हमें सीखना है और उसको अप्लाई करना है, और ऐसे रिजल्ट बनाने हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि जिसके रिजल्ट जो आएगा वो सोसाइटी को यूजफुल रहेगा। रियल लाइफ में क्या रहता है कि आई वाज इन इंडस्ट्री, आई वाज इन कॉलेजेस, तो बहुत बार क्या रहता है कि हम रिज्यूम देखते हैं, ओके, इसको इतने इतने परसेंट है, ओके, उससे उसका जो पूरा बैकग्राउंड नहीं पता चलता है। उसका पूरा बैकग्राउंड कब पता चलेगा? उसको क्या क्या एक्टिविटी उसने किया है। ओके, तो एक्टिविटी करने से जो उसके अंदर के जो थिंग्स, जैसे कि ड्राइव है, पैशन है, क्रिएटिविटी है, एम्पैथी, रेजिलियंस, ये जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देती है, ओके, प्रोजेक्ट में। ये जो हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाते हैं और वो स्टूडेंट्स सुनते हैं या याद रखते हैं, दैट इज नॉट लर्निंग एंड दैट इज नॉट यूजफुल इन द रियल लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो देयर इज वन साइंटिस्ट ब्लूमेनफेल्ड, उन्होंने डिस्क्राइब करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को। तो इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, वो समथिंग इन्वेस्टिगेट करता है। ओके, तो उसमें क्या करता है, जब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है तो खुद को क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है, फिर से क्वेश्चन रिवाइज करता है। इस तरीके से वो सीखता है, जैसे कि ट्रायल एंड एरर। जैसे कि छोटा बच्चा जो रहता है वो कैसे रहता है, ट्रायल एंड एरर से वो सीखता है।
वैसा ही प्रोजेक्ट बेस्ड में लर्निंग में हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर बेस से सीखना है, उसको नोट डाउन करके रखना है कि जिससे टीचर उसको इवेल्युएट करेगा। ये देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हो, गलत चीज है। हमें क्या करना है, वो स्टूडेंट ने कैसा सोचा, इन बिटवीन कैसा सोचा, क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर ने, कोटक सर ने बोला अभी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बाहर से लेके आते हैं, वो गलत चीज है। ओके, बाहर से लेके आएंगे तो देन यू विल नॉट लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, तो ये जरूरी चीज है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, वो सोसाइटी के लिए यूजफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट का आउटपुट रहेगा, अभी क्या रहता है सब्जेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट का हमेशा मीनिंग ये नहीं कि उसको कुछ बनाना है, उसको वो आर्ट भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से क्या होता है कि जो अप्रोच बहुत सारी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में भी, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ जाती है बच्चों में, उसका नॉलेज बेस बढ़ जाता है। और क्या रहता है, जब वो सीखता है प्रोजेक्ट में से, तो उसको क्या करना है, एक तो पढ़ना है, फिर कंप्रहेंशन करना है, फिर प्रेजेंटेशन देना है, बोलना है, प्रेजेंट करना है उसको प्रोजेक्ट। तो उससे वो कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप में रहना है, तो ग्रुप एक्टिविटी, जो इंटरपर्सनल स्किल है वो भी डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, सोसाइटी से वो इंटरेक्ट करता है, और उसमें एक लीडरशिप स्किल भी है। जो पैसिव लर्निंग में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता है, लेकिन इसमें लीडरशिप आता है, उसको क्या क्या एक्टिविटी करना है वो खुद इंटरेस्ट लेके करता है। उसमें क्रिएटिविटी का भी एक, उसको एक चांस वहां पे मिलता है। और वो जो प्रेजेंटेशन बनाता है, तो ही विल राइट इन द इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारा इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में लिखेगा तो उसका राइटिंग स्किल भी उससे बढ़ेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने गलत लिखा तो उसको, वो थोड़ा सोचेगा और सोच के लिखेगा, तो उसका राइटिंग स्किल भी उससे बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इसके फायदे है। ओके, मेन फायदा क्या है उसका, सोसाइटी को उसका बहुत फायदा है। तो अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में सिर्फ वो प्रॉब्लम क्या रहता है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाता है। ओके, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता, जैसे कि रिपोर्ट नहीं बनाया जाता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। ओके, और उसमें कम्युनिटी के अंदर नहीं जाते। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आपको क्या करना है कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाना है उस कम्युनिटी में जाना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया स्ट्रेचर का, तो आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलके वो स्ट्रेचर बनाना है, वो खुद आपके कॉलेज में बैठ के नहीं बनाना है। ओके, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के लिए बनाना है उधर जाके आपको सोचना है। जैसे कि खेती के लिए कुछ बनाना है, तो आपको फार्मर के पास जाके खेती में देखना कि वो चलता है क्या नहीं। ओके, सिर्फ आपको कॉलेज में नहीं बनाना है, कम्युनिटी के अंदर रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में वो नहीं, सर आप क्लास में बैठ के सोचते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या आप करते हैं, आप जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे वहां जाके उसका कंसल्टेशन लेके उस फील्ड में टेस्ट करके वो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Next slide, please. One more slide. Yeah. These are the steps in the problem-based learning. Okay, I will not go in that. Next slide. Orientation to project-based learning. Next slide. Okay. तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो रियल लाइफ होना चाहिए,
स्टूडेंट ने ग्रुप में करना चाहिए। ग्रुप में क्यों करना चाहिए? सो दैट उसको जो रियल वर्ल्ड में जाएगा तो उसको क्या करना है, ग्रुप में काम करना है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो एक काम करना है हमें वो डिवाइड करके करना है काम। ओके, अकेले नहीं करना है, डिवाइड करना है। हर एक का एक एक्टिविटी रहेगा ग्रुप में। जैसे कि कोटक सर ने बोला कि ज्यादा बड़ा ग्रुप होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्रॉपरली वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते और कुछ मेंबर्स आइडल रहते हैं और दे डोंट डू एनीथिंग। ओके, और इसमें कुछ तो भी आउटपुट आता है, प्रोजेक्ट में कुछ तो भी आउटपुट आएगा। मे बी रिपोर्ट रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, डिजाइन रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी रियलिस्टिक। ओके, और आपको एक चीज इसमें करना है कि यू हैव टू इन्वॉल्व द पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी, एक्सपर्ट। इसमें एक चीज याद रखिए, आपको एक एक्सपर्ट को इसमें इन्वॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेचर बनाना है तो आपको इसको इन्वॉल्व करना है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को या कोई हॉस्पिटल में जाके आपको बनाना है। ओके, जैसे आपको फार्मर के लिए बनाना है तो आपको फार्मर को एक्सपर्ट एज अ यूज करना है, नहीं तो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको एज ए एक्सपर्ट लेना है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में एक्सपर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आपको एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो ज्यादा से ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये इसके लिए इसके पीछे जो है इम्पोर्टेंट बात ये है। ओके, और इसमें टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है। वो उसको डायरेक्टली गाइड नहीं करता है, लेकिन वो ही ऑब्जर्व, टीचर ऑब्जर्व करता है और देखता है कि बच्चा कैसा लर्न करता है। ही इज देयर इन द डिस्कशन। स्टूडेंट को डिस्कशन करना है कि एक ये चीज कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसे कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, ये जो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं जब होगा तो टीचर भी वहां पे प्रेजेंट रहेगा। वो देखेगा कौन सा स्टूडेंट कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको जो मार्क्स मिलेंगे उसके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जब अब टीचर का अभी ये प्रॉब्लम रहता है कि टीचर को मार्क्स देने हैं तो उसको असेसमेंट स्टूडेंट का करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे दो चीजें, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो असेसमेंट क्या रहता है, ऑनगोइंग रहता है, और जो इवोल्यूशन पूरा सब्जेक्ट के लिए रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो टीचर को क्या देखना है कि कौन सा ऐसा एविडेंस है, प्रोसेस है कि जिससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट लर्न हो रहा है। ओके, इसमें एक बात याद रखिए कि स्टूडेंट को एक डायरी मेंटेन करना और उसको सब लिखना है उसमें, कैसे कैसे उसने डिसीजन लिए, क्या क्या स्टेप्स थे। ओके, तो टीचर को देखना है कि असेसमेंट टूल्स कौन से यूज करने चाहिए, वेदर प्रेजेंटेशन को कितना मार्क्स देना, क्या क्या सब टीचर को डिसाइड करना है उसमें। नेक्स्ट स्लाइड। सो जो टीचर जो मार्क्स देगा तो किसके लिए देगा, वो क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है, कोलैबोरेशन, जैसे कि आप ग्रुप में काम कर सकते हैं क्या नहीं। ओके, ये भी बहुत जरूरी रहता है कोलैबोरेशन। आप सेल्फ डायरेक्शन है क्या, सेल्फ इनिशिएटिव है क्या आप में, आप खुद काम करते हैं क्या इनिशिएटिव लेके, आप में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी कैपेसिटी है, और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है क्या नहीं, ये सब चीजें असेसमेंट में देखी जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू टीचर। अभी देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये कॉमन कंसेप्ट है स्कूल से लेके कॉलेज तक। ओके, जैसे कि मैंने आप एक छोटी बच्ची देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था उनके लिए। ओके, स्टूडेंट को बोला गया कि हाउ डज वर्ल्ड चेंज ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। स्कूल में जो गार्डन है, ओके, उसको स्टूडेंट को क्या बनना है, अभी बॉटनिस्ट बनना है। ओके, बॉटनी मीन्स बॉटनी बायोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट को बॉटनिस्ट बनना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ओके,
कि दुनिया कैसे बदलती है ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। जैसे कि स्कूल का ईयर है, एक साल है, उसके अंदर जैसे कि सीजन में चेंजेस होंगे तो पेड़ पौधों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, उसको ऑब्जर्वेशन करना है और उसको लिखना है, डायरी में लिखना है। बाद में उसको जो जो ऑब्जर्वेशन रहे उसको प्रेजेंट करना है स्कूल में। उसी तरीके से वो एक्सपर्ट के सामने भी प्रेजेंट करना है। ओके, ये छोटे बच्चे का प्रोजेक्ट है, इसलिए उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अभी थोड़ा हाई लेवल का प्रोजेक्ट है स्कूल के लिए, जिसमें स्टूडेंट को डेटा कलेक्ट करना है कि रोड एक्सीडेंट कैसे होते हैं। ओके, एंड लॉज ऑफ मोशन जैसे कि न्यूटन्स लॉ कैसा एप्लीकेबल है उसमें उसमें अंडरस्टैंडिंग करना है उसको। फिर रोड एक्सीडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना ट्रैफिक ऑफिसर से। ओके, और थ्रू इंटरनेट। ये सब बन जाने के बाद उसको क्या करना है कि जो रोड एक्सीडेंट्स है या कोई लोकेशन है तो उसमें कैसा इंप्रूवमेंट करना है, इसका प्रेजेंटेशन वो आरटीओ ऑफिसर्स या जो लोकल सिविल ऑफिसर के सामने देना है। देखिए, अब ये स्टूडेंट है और एक सीनियर ऑफिसर, तो आप लोग कहेंगे कि कितना बकवास चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या रहता है, स्टूडेंट कैन गिव सम सॉल्यूशंस that can be better than what the elders are or experienced person is thinking. Okay, next slide please. तो ये जो केस स्टडी है, ये जो मैंने पीपीटी बनाया है बेस्ड ऑन सम रिसर्च पेपर्स आल्सो। ओके, एक मैं स्टूडेंट बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा, कोई भी चीज नई चीज जो आती है वो रिसर्च के थ्रू आती है। ओके, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और उसको वो होने के बाद वो क्या करते हैं, पब्लिक के लिए लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, रिसर्च पेपर। तो अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मैंने क्या किया, कुछ पेपर्स लिए हैं रिसर्च पेपर, और उन्होंने क्या किया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ओके, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, रोवान यूनिवर्सिटी। तो रोवान यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रॉब्लम था कि मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में कैसा रहता है, मैकेनिकल सब्जेक्ट नहीं रहता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता था कि स्टूडेंट जो आते थे वो मैकेनिकल पढ़ते ही नहीं थे फर्स्ट ईयर में, और उसकी वजह से उनका क्या था, उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता था। तो क्या करते थे, वो बीच में ब्रांच कर चेंज कर देते थे। तो उससे क्या रहता कि डिपार्टमेंट ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए एक सब्जेक्ट डाला उसमें, इंट्रोडक्शन टू मशीन डिजाइन। और उसमें क्या उन्होंने इन्वॉल्व किया, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आपको क्या करना, बच्चों का ग्रुप बनाना है, और उनको उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया एयर कंप्रेसर बनाने का। तो उन्होंने उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट दिया उसमें, और उन्होंने बोला कि आपको दो चीज के लिए डिजाइन करना है, आइदर मैक्सिमम फ्लो के लिए डिजाइन करो कंप्रेसर, या मैक्सिमम प्रेशर के लिए। ओके, अलग अलग कंस्ट्रेंट दिए, तो कुछ बच्चों ने मैक्सिमम फ्लो के लिए बनाया। प्रोजेक्ट बस लर्निंग में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसमें ट्रायल एंड एरर रह गए। डायरेक्टली उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा तब सोल्यूशन मिलेगा, ध्यान में रखिए। ओके, डायरेक्टली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, उसको कुछ सोचना है, कुछ चेंजेस करने हैं, बाद में वो आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये तो ऐसा उन्होंने कंप्रेसर बनाया और उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो अब प्रेजेंटेशन में क्या करना है, वो कंप्रेसर चलना चाहिए, उसने फ्लो देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो उनको प्रोजेक्ट दिया था वो टॉय बनाने का है कि जो वॉक करेगा। ओके, तो आप देखेंगे उसका नेक्स्ट स्लाइड। वॉकर बनाना था, आई फॉरगॉट टू पुट द फोटो। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो ड्रॉबैक है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, कि बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर है। जब ट्रायल एंड एरर आता है तो इट इज टाइप ऑफ अनसक्सेस, और उससे थोड़ा हमें लगता है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
ओके लेकिन जो एडवांटेजेस है उसमें क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जनरेट होता है और वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ तो वो चीज वो छोड़ता नहीं, तो इससे क्या होगा उनका, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट को मैकेनिकल में इंटरेस्ट आया और लेस स्टूडेंट लेफ्ट द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो सेकंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एग्जांपल है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन आयरलैंड में है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व किया मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया उसमें कि 10 प्रोजेक्ट दिए ब्रिज डिजाइन के। और मैंने जैसे बोला कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या करना है, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है। बहुत सारे कॉलेज में देखेंगे कि जो टीचर स्टार्टिंग से सिर्फ पढ़ा रहा है वो ही हैज नॉट हैविंग एनी फील्ड एक्सपीरियंस। तो उन्होंने क्या किया उसके लिए जो इंजीनियर एक्चुअली डिजाइन करते हैं ब्रिजेस उनको इन्वॉल्व किया मीटिंग में। तो सब प्रोजेक्ट के बच्चे और जो एक्सपर्ट और टीचर है तीनों मिलके मीटिंग लेते थे और डिस्कस करते थे डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू ब्रिज डिजाइन और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि रियल लाइफ में जो कंस्ट्रेंट आते हैं ब्रिज डिजाइन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक्सपर्ट की वजह से उनको बहुत जल्दी समझ में आया। तो दे डिजाइन द ब्रिजेस एज पर द व्हाट द प्रोफेशनल पीपल डिजाइन। ओके, तो उससे उनको अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुआ एंड दे वेर मार्केट रेडी। उनकी जो डिजाइन थे ब्रिजेस के वो डायरेक्ट जाके अभी अगर ज्वाइन किया कि कोई भी कंपनी तो डायरेक्टली ब्रिज डिजाइन कर सकते थे। इसका एक बेनिफिट रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, वन मोर स्लाइड, बैक 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 बैक। अभी जो तीसरा केस है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन जो आयरलैंड में है। तो उन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया कि ये रोबोट बनाने के लिए कि इट विल ड्रॉप द ऑब्जेक्ट्स। ओके, लेकिन उन्होंने एक कंस्ट्रेंट दिया, एक याद रखिए कि ट्रायल एंड एरर होना चाहिए। इसमें कंस्ट्रेंट दिया कि अलग अलग प्रोजेक्ट जो रोबोट रहेगा जो ड्रॉप करेगा ब्लॉक्स, द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक विल बी डिफरेंट। ओके, तो इसके हिसाब से उन्होंने ये रोबोट बनाया। तो उन्होंने ये भी बोला कि आपको कौन कौन सा मशीनिंग इसमें इन्वॉल्व करना है, कौन कौन सा मशीनिंग कंपलसरी आपको करना है, वो भी उन्होंने बोला था। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, लेजर कटिंग होना चाहिए, सीट मेटल फॉर्मिंग होना चाहिए, मिलिंग होना चाहिए, ये सब उसमें होना चाहिए। कंस्टेंट प्रोजेक्ट में दिए थे उन्होंने, बच्चों ने उसके हिसाब से वो रोबोट बनाया और उसका असेसमेंट किया। ओके, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आपका प्रोडक्ट ही आपका असेसमेंट है। आपने अगर प्रोडक्ट बना दिया और चल रहा है इसका मतलब क्या है, आपने मेजर मेजर जर्नी आपने किया है। बाकी जो रिमेनिंग थोड़े मार्क्स हम उसके लिए जर्नी के लिए दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट तो बनाया है। दैट इज मोर सक्सेसफुल, दैट इज मोर यू कैन से मेजर ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हमारे पुणे यूनिवर्सिटी ने भी अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व किया। सेपरेट क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल उन्होंने इन्वॉल्व किया है। और उन्होंने बोला कि ग्रुप बनाना है 4 से 5 बच्चों का, उतना आवर्स देना है बच्चों ने, 4 आवर्स पर वीक, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो कि बिकॉज ऑफ कोरोना ये बहुत डिफिकल्ट उनके लिए कि ग्रुप में आए प्रोजेक्ट बनाए, इसलिए इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी हमें उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला अभी तक, क्योंकि वो students are now online and they are not coming to college, and we cannot really form the group and they cannot really work in the group. Okay, next slide. Okay, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने मार्क्स दिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्क्स, सो सब दिया उन्होंने। नेक्स्ट। ओके, ये रेफरेंसेस है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। नेक्स्ट।
तो मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव बताऊंगा सोसाइटी के लिए, कि जिससे स्टूडेंट भी लर्न होता है और सोसाइटी के लिए भी सॉल्यूशन, रेडीमेड सॉल्यूशन मिलते हैं। ओके, अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू कैन आस्क। गुजराती में पूछा तो भी आई विल आस्क, रिप्लाई इन इंग्लिश और हिंदी। ओके, so I will request Dr. Bharat Ramani sir to implement partly this project-based learning, maybe at third year or second year, so that a student will be more interested and they will incline to complete the final year project on their own. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाहर से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वो बहुत सारा गलत है और उससे उसका लॉस ही होता है, बच्चे का लॉस ही होता है। Yes, doctor. Thank you. We are in a process to introduce project-based learning. In fact, it is partly already there in our system. Okay. And yeah. Thank you for your wonderful session, and it will be very useful to even our faculty members as well to implement and to have a more practical-based learning system. Yes, before we conclude the session, if there is any query, any question from any of the participant, any of the students, or maybe from the faculty, let us take 1-2 questions, if any query. आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, कोई भी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि सिली क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। ओके सर, आई वुड लाइक टू इनिशिएट with one question. बोलिए। Sir, sometimes it happens that as far as industry's need is concerned, result is a key factor to join in as a when students are supposed to join the industry. Result एक पैरामीटर रहता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ में अच्छे से आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बात आती है तब कहीं पर थोड़ा वो पुअर परफॉर्म करता है। तो एग्जाम के ओरिएंटेशन में रहकर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को किस तरह से इम्प्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट और कंपनी का रिक्वायरमेंट। दोनों चीजें कभी कभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट को बताना है कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या क्या लगेगा उसको, और जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करेगा ही। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में एक चीज इंपॉर्टेंट रहता है कि सपोज एक मेरा स्टूडेंट गया KSB पंप का कंपनी है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं हाइड्रोलिक्स से हूँ तो आई विल टीच हिम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या आपको देखना है। तो स्टूडेंट का थोड़ा बैकग्राउंड भी हमें क्रिएट करना है। राइट, पॉसिबल है तो क्रिएट करिए। जैसे कि आप नहीं पढ़ा थे सपोज हाइड्रोलिक मशीन्स, कोई आपका दूसरा टीचर पढ़ा, तो टेल हिम द स्टूडेंट टू गो देयर एंड डिस्कस विद दैट फैकल्टी। सब चीजें आपने करना चाहिए ऐसा नहीं रहता, टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट ऐसा। और इंडस्ट्री में क्या रहता है, दे आर लीस्ट बोदर अबाउट द एकेडमिक। ट्रू। उनका जो फुलफिल करना है वो आपको फुलफिल करना है, लेकिन आपको एकेडमिक जो साइड है उसका थोड़ा केयर करना है, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है उसके लिए। जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Dr. Sachin, I think there is no more query from the student because your session was very, very clear and it was very informative, very interesting. I'm very thankful. Yeah, I'm very thankful for your invitation and giving me opportunity to share my thoughts on the project-based learning. So thank you. Yeah, thank you. So your token of love from our end for you as well as for Dr. Pathak, Dr. Paresh Kotak sir, that will be pending, and whenever we will meet or we'll have a suitable platform, we'll be glad to have that particular things. So now let us hand over to Chetas for the concluding remark. Thank you so much, sir. Even as a faculty member, it was very interesting for me
to get such wonderful ideas from both of the experts, because sometimes it happens that when we are in role of faculty, we may miss some element which is the bridge. Specifically, it's a wonderful weekend for us, a very informative weekend, and I'm very thankful for giving me the opportunity to host this event. And at last, I would request Ramani sir to give the brief about our upcoming mega Plasto hackathon, and the final poster will be shared today in this occasion. Chetas, I request to share that poster, either you or Vishal. Yes, sir. I think Vishal sir would be able to share the screen. Okay, before the poster is being shared, let me brief you about the next evaluation stage. Chetas, you are going to brief or should I brief? Sir, it would be better if you'll do. Okay, so dear all participants, it is a pleasure that we have received more than probably 110 title, ideas, concept, and poster presentation. So there will be 3-tier evaluation, and the winners will be announced. So first tier will be the evaluation by expert. So we will include Dr. Borse as well as Dr. Kotak sir. So there will be evaluation first round from the expert. Second part, that will be a committee, special committee will be formed, and all the posters will be presented in front of the committee, and based on their rating, there will be a second part, and third part evaluation will be voting. So what I request all the participants, we will give you a number later on, and the link will also be shared with you, so you can ask, you can motivate your friends, those who are with you in your college. તમે તમારા જે કલીગ્સ છે, જે ફ્રેન્ડ્સ છે, જે ક્લાસમેટ્સ છે, એમની સાથે એ લિંક શેર કરી અને તમારા પ્રોજેક્ટ માટે વોટિંગ થાય, એ થર્ડ સ્ટેજ ઇવોલ્યુશન રહેશે. તો આ ત્રણે ત્રણ આસ્પેક્ટ થી એનું ઇવોલ્યુશન કરવામાં આવશે, અને પછી ફાઇનલી ત્રણે ત્રણનું જે એવરેજ આવશે, એ એવરેજ પછી આપણે શેર કરીશું અને આપણે વિનર ડિક્લેર કરીશું. સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ, જસ્ટ અ મિનિટ, સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ એ છે કે આ લિંક આપણે બને ત્યાં સુધી એટલું મેક્સિમમ સ્પ્રેડ કરીએ કે જેથી કરીને મેક્સિમમ વોટિંગ થઈ શકે. તો આ ત્રણ સ્ટેજમાં આપણું ઇવોલ્યુશન થશે, એટલે આખું વીક, નેક્સ્ટ વીક કદાચ ઇવોલ્યુશનમાં જશે, and probably 10th or 11th, probably 11th April, we will communicate the result. એની સાથે સાથે આ એક વીકમાં આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે અત્યારે એટલી હદે કન્વેન્શનલ ફ્યુલ્સ યુઝ કરીએ છીએ, એટલે પ્લાસ્ટિક ફ્રી રાજકોટ, પ્લાસ્ટિક ફ્રી ઇન્ડિયા, આ અંતર્ગત જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા, અલગ અલગ કોલેજીસ દ્વારા, ઇવન યુનિવર્સિટીની અને એઆઈસીટીની ગાઈડલાઈન દ્વારા એ રજૂઆત થતી હોય છે. એટલે અમે આખું વીક એક અલગ થીમ હેઠળ પણ અમે પોસ્ટર્સ અથવા આઈડિયાઝ અથવા કોન્સેપ્ટ મંગાવવાના છીએ. So we are organizing a hackathon, Plasto Hackathon 2021. આનું પોસ્ટર્સ પણ આપની જોડે શેર કરવામાં આવશે, એટલે તમારી પાસે કોઈ પણ આઈડિયાઝ હોય જે પ્લાસ્ટિકને કોઈ પણ ફોર્મમાં હોય, કે પછી જબલાના ફોર્મમાં હોય, પ્લાસ્ટિક થેલીના ફોર્મમાં હોય, પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ હોય, any plastic, any form, if your idea to transform that waste plastic into a beautiful product, useful product, that idea you can submit in the form of poster or in the form of project.
So that detailed poster will also be shared with you. Link will also be shared with you to upload the idea, concept, even if you can submit abstract as well. એટલે એના માટેનું પણ પોસ્ટર્સ અમે તમને શેર કરીશું અને અલ્ટિમેટલી 11 એપ્રિલે આફ્ટર એવેલ્યુએશન એના પણ વિનર્સ આપણે એનાઉન્સ કરીશું. ઓકે, ICT team will be in a position to share the poster. ચેતસ, શ્રેયા મેડમ. સર એકચ્યુઅલી મારે એરર આવી જાય છે, પીપીટી ચાલુ હતી. Okay, no problem. We will share with all the groups. We have already formulated the groups. જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એના આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ ગ્રુપ્સ ફોર્મ્યુલેટ કરી દીધેલા છે, એટલે આ ગ્રુપમાં પણ આ પોસ્ટર શેર કરવામાં આવશે. એટલે તમે પણ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરી અને મેક્સિમમ વોટિંગ અને મેક્સિમમ આમાં થોટ્સ આવે અને આપણે બધા સાથે મળીને આપણે પ્લાસ્ટિક ફ્રી રાજકોટ અને પ્લાસ્ટિક ફ્રી ઇન્ડિયા બનાવવું છે. તો આ ડિરેક્શનમાં આપણે આપણી સાઈડથી બને એટલા થોટ્સ, કારણ કે એ આપણી એન્જિનિયરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે નવા નવા સોલ્યુશન્સ, નવા નવી ટેકનિક્સ, મેથડ્સ જેને આપી શકીએ અને આ દુનિયાને પ્લાસ્ટિક ફ્રી બનાવી શકીએ. સો સેવ એન્વાયરમેન્ટ, સેવ વર્લ્ડ, આ થીમ હેઠળ અત્યારે તમે જે પોસ્ટર્સ જોઈ રહ્યા છો કે પ્લાસ્ટો હેકેથોન 2021, જેની એન્ટ્રી આપણે 9th એપ્રિલ છે, પણ કદાચ આપણે 10th એપ્રિલ સુધી પણ લઈ શકીએ છીએ અને એનું કમ્બાઇન્ડ રિઝલ્ટ આપણે 11 એપ્રિલે એનાઉન્સમેન્ટ કરીશું. ઓકે, સો આઈ હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધી ઇવેલ્યુએશન પ્રોસિજર. એની ગાઈડલાઈન પણ પોસ્ટર એનું જે ડિટેલ ગાઈડલાઈન છે એ પણ રિસ્પેક્ટિવ ગ્રુપમાં પછી આપણે 1-2 દિવસમાં આપણે મૂકી દેશું. Thank you all participants. Thank you all for joining this wonderful program. Chetas, over to you. Thank you so much, sir. Hello. I hope. Yes. Hello. Yes. Yes, Jaideep. સર મને કઈ રીતે એ ન સમજાણું. Sorry? વોટિંગ નું કઈ રીતે તમે કીધું ને એ ન સમજાણું. હા, વોટિંગ નું એ રીતનું છે કે તમને એક લિંક આપવામાં આવશે. એ લિંક તમારે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને મૂકવાની. એમાં તમારા પ્રોજેક્ટને જો એ વોટ કરશે અને મેક્સિમમ જે ટાઇટલના વોટિંગ આપણને મળશે એને પણ ઇવેલ્યુએશન 3rd સ્ટેજમાં આપણે કેટેગરાઇઝ કરીશું. આનો ડિટેલ મેસેજ પણ રિસ્પેક્ટિવ ગ્રુપમાં મૂકી દેવામાં આવશે. ઓકે, હા ઓકે. એટલે જેટલા પણ શોર્ટલિસ્ટ પ્રોજેક્ટ થશે, અત્યારે 110 આપણી પાસે છે, 110 માંથી લગભગ અમે 50% એટલે 50 અથવા 30 ની આજુબાજુ આપણે પોસ્ટર સિલેક્ટ કરીશું અને એની પોસ્ટરની એક ઇમેજ એ લિંકમાં રહેશે. એટલે તમે તમારા ફ્રેન્ડને, તમારા ક્લાસમેટને એ લિંક મોકલો અને એ લિંકમાં એ ઓપન કરી અને તમારો પ્રોજેક્ટને જો વોટ કરશે તો આપણે તમારા જે પણ મેક્સિમમ વોટિંગ આવશે એના બેઝ પર, આ એક નથી પણ ત્રણે ત્રણ રાઉન્ડ, પહેલો એક્સપર્ટનો રાઉન્ડ, બીજો ઇન્ટરનલ કમિટીનો રાઉન્ડ અને ત્રીજો વોટિંગનો રાઉન્ડ, આ ત્રણ રાઉન્ડ કન્સિડર કરીને જે એવરેજ રિઝલ્ટ આવશે એના બેઝ પર વિનર્સ આપણે ડિક્લેર કરીશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર, જયદીપ? હા ઓકે સર. Okay, over to you, Chetas. Thank you, sir. I hope there will not be any query from other participants. By chance, later on, if you have any query, you can contact us. And with this, we are at the end of our today's webinar. And I am very thankful to all the participants. And yes, yet results have to come. So be prepared, get maximum voting for your posters. Share the event of Plasto Hackathon across your social media handle. So majority of plastic can be, saved, and specifically we can collect and save our environment and make it plastic free. And please wear mask whenever you are out, and please go only if urgent work is there. Otherwise, stay at home, stay safe, use sanitization as much as possible,
and whenever your turn is coming, do vaccinated. Thank you so much everyone for joining. With this, we are ending the webinar. Thank you. Thank you all. Yes, sir.